नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th NCERT CBSE का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आएगा। उसके पहले का मैंने उसको कुछ भूमिका बनाया है, कुछ और हिस्ट्री बताया है, उसमें थोड़ा सा उसको देखिए। उसके बाद मैंने बताया था कि इसको हिस्ट्री के जो पहले चैप्टर को 6 सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है, तो हर एक सब टॉपिक को हम एक एक दिन करके पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आज हम लोग लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बस्तियाल का किला ढा दिया गया, इतना बड़ा इवेंट हुआ। आखिर उस इवेंट के पीछे इतिहासकारों ने बोला कि एक घटना नहीं है, ये बहुत सारी घटनाओं की श्रृंखला है जो एक बहुत बड़ी घटना को जन्म देती है। तो आखिर वो घटनाएं कौन सी थी, आखिर वो कौन सी प्रताड़ना थी, आखिर वो कौन सी इकोनॉमिकल हार्डशिप थी जो जनता से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो जनता ने क्या किया, इतना बड़ा कांड कर दिया 14 जुलाई 1789 के दिन। आखिर वही पढ़ना है कि समाज का जो कॉन्स्टिट्यूट था, समाज कैसे बना हुआ था, कैसे बटा हुआ था, किसको क्या अधिकार मिले हुए थे, वही इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंच सोसाइटी मतलब फ्रांस का समाज ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस का समाज कैसा था। तो 18वीं शताब्दी से पहले जो समाज था वहाँ पर चलता था फेडरल सिस्टम। क्या चलता था? फेडरल सिस्टम, जिसमें कि लॉर्ड्स हुआ करते थे। ठीक है, जिनके पास बहुत सारा लैंड हुआ करता था, जिस पर खेती हुआ करवाते थे, किसानों से फार्मिंग करवाते थे। ठीक है, वर्कर्स, किसानों से, फार्मर से ठीक है, और फार्मर से करवाते थे। उसके बदले में टैक्स भी लेते थे और पूरी तरह से मेहताना भी नहीं देते थे। इनके पास बहुत ज़मीन हुआ करता था। ठीक है ना, बहुत ज़मीन हुआ करता था इन लोगों के पास। तो फेडरल सिस्टम जो था वो प्रचलित था। ठीक है, तो 1789 से पहले इसको क्या कहा जाता है? ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है पुरातन व्यवस्था। पुरातन व्यवस्था। ठीक है, अब फ्रांस में क्या हुआ कि 1774 में लुइस 16 को क्या बना दिया गया? फ्रांस का राजा बना दिया गया। उस समय उसकी उम्र क्या थी? 20 साल थी। उसकी शादी जो हुआ ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियट से हुआ। ठीक है, जो मैरी एंटोनियट थी वो बहुत ही फिजूल खर्चा करती थी। यहाँ तक कि उसका जो कपड़ा एक दिन पहनती थी, दोबारा नहीं पहनती थी। उसका जूता, कपड़ा, सब कुछ डिजाइन करने के लिए बहुत अलग अलग देश से लोग आते थे। उसका कपड़ा, उसका मतलब मेकअप करने के लिए, तो मतलब शॉपिंग, हमेशा वो शॉपिंगें करते रहती थी। और बैड एडवाइज़र कहलाती थी, क्यों? जब भी वो एडवाइस देती थी तो राजा को नुकसान हो जाता था, तो इसीलिए उसको बैड एडवाइज़र कहा जाता था। और राजा के इन डिसीजन में हस्तक्षेप करती थी और अपने बहुत सारे सगी संबंधियों के, राजा के जो राज दरबार में जो विभिन्न पद होते हैं उन पे अपने लोगों को बैठाना हमेशा चाहती थी। तो ये क्या करती थी? इंटरप्ट करती थी उसके पॉलिटिकल सिस्टम। उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 20 साल राजा की उम्र थी, तो उसकी कितनी होगी आप जान लीजिए। ठीक है, उसकी भी उम्र कम थी। दोनों नए नए राजा बने। जब ये राजा बना तो फ्रांस का खजाना क्या था? खाली था। तो फ्रांस का खजाना खाली था, तो खाली भाई क्यों था फ्रांस का खजाना? यानी कि फ्रांस के पास पैसा नहीं था। तो फ्रांस के पास पैसा ये इसलिए नहीं था कि फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी ब्रिटेन से 13 कॉलोनी को आज़ाद कराने में अमेरिका की मदद की थी लोन लेकर फ्रांस ने। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने वो पैसा वापस नहीं किया, तो फ्रांस को वो कर्ज चुकाना था। और जिन्होंने कर्ज दिया था वो कर्ज अब पहले 1 बिलियन लीवर था, जो कर्ज बढ़कर 2 बिलियन लीवरे हो गया। और 10% के ब्याज पर वो लोग मांग रहे थे अपना पैसा, जो क्रेडिटर लोग थे। तो भाई अब दिक्कत क्या हुई कि जो भी इनकम आता था थर्ड स्टेट्स के टैक्स से, जो इनकम आता था वो सारा पैसा, यानी कि आधा से ज़्यादा पैसा वो टैक्स देने में लग जाता था। तो बाकी जो खर्चा है, जैसे कि इतना बड़ा महल
जो एक्स्ट्रावेगेंट और इसको क्या बोलते हैं, बहुत ही भव्य महल में की फिजूल खर्ची, ठीक है, दारू सारू का खर्चा, नाच गाना का खर्चा, खाना का खर्चा, यूनिवर्सिटी का खर्चा, आर्मी का खर्चा, स्कूल का खर्चा, ऑफिशियल बिल्डिंग का खर्चा, रेलवे का खर्चा, यानी कोई भी खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए राजा टैक्स बढ़ाने के मूड में था और जनता को ये बात पता चल गई थी, ठीक है। और फ्रांस का जो सोसाइटी था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, मुख्य 3 वर्गों में। उसको हम लोग स्टेट से बोलते हैं, है ना, स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी लोग थे। क्लर्गी को कहा जाता है पादरी लोग, ठीक है, इसको फादर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये लोग पूजा पाठ कराने में माहिर होते हैं, इनके पास बहुत ज़मीन था। सेकेंड स्टेट था, ठीक है, उसको नोबिलिटी कहा जाता है, जो कि कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग कहा जाता है इनको, ठीक है। इन्हीं में से लॉर्ड हुआ करते थे। और एक था थर्ड स्टेट में भी 3 कैटेगरी था। पहला था अमीर का, जो बिग बिजनेसमैन थे, बिग बिजनेसमैन थे, लॉयर थे, डॉक्टर थे, ट्रेडर थे, ठीक है, मर्चेंट्स थे। उसके नीचे फिर पीजेंट्स थे, फार्मर थे, वर्कर्स थे, ठीक है, इन लोग थे। सबसे गरीब तबका। इससे भी नीचे लोग थे जो सर्व्स लोग थे, गुलाम लोग, ठीक है, वो भी थे, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेट। अब देखिए उस समय इनका जो आबादी था वो 1 लाख था, ठीक है। इनका आबादी जो था वो 4 लाख था। इनका आबादी था 2.4 करोड़ के लगभग था उस समय। ये अप्रोक्स आबादी है, ठीक है। अब ये दोनों जो स्टेट है, तो ये 60% जो ज़मीन था, लैंड था, इन लोग के पास था। और ये 90% पॉपुलेशन था इनके पास। पॉपुलेशन में 90% है थर्ड स्टेट के लोग, इनके पास ज़मीन में 40% है। और 40% का भी 30% जो है वो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा रिच मैन के हाथ में है। यानी 10% ज़मीन जो है वो खेतीहर मजदूर के पास है, सर्व्स के पास है, पीजेंट्स के पास है, ठीक है। तो इतनी बुरी हालात थी। और भी ये जो फॉरेस्ट स्टेट के लोग जो है, क्लर्गी को और नोबिलिटी को, है ना, क्या मिला हुआ था, स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था सरकार की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से। इनको जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ था, स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था। ये दोनों कोई टैक्स वहन नहीं करते थे। सारा टैक्स जो था वो थर्ड स्टेट के लोग ये सब देते थे, सारा टैक्स ये लोग देते थे, ठीक है। तो टैक्स देते थे ये लोग। तो टैक्स के रूप में क्या देते थे भाई? तो एक टैक्स था जो डायरेक्ट चर्च लेता था, जिसको टीथे कहा जाता है, वो चर्च लेता था। एक और टैक्स था जो स्टेट लेता था, जिसको टैली कहा जाता है। और बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स लगता था जो कि सरकार लेता था टैक्स, यानी कि स्टेट लेता था। तो इस तरह से टैक्स का सारा बोझ किस पे था? थर्ड स्टेट के लोगों पर था। तो बताइए कि इतना मुश्किलों में लोग जी रहे थे, टैक्स का बर्डन झेल रहे थे। यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि थर्ड स्टेट के लोगों को नोबिलिटी और क्लर्गी के घर पर जाके काम करना पड़ता था, वो भी फ्री में। अब बच्चा कुचा खाना दे दिए, कभी नहीं दिए, इस तरह का व्यवहार। यानी कहने का मतलब है कि एक स्पाइडर है, वो जाल बिछाए हुए है और एक मक्खी उसमें फंसता है, तो मक्खी को वो क्या करता है? चट कर जाता है। तो है कि निचोड़ लेते थे, जो उगाते उसका 80-60% निचोड़ लेते थे किसानों से, अपने पास रख लेते थे। किसानों को कुछ मिलता भी नहीं था। सब कुछ दान देने के बाद, सब कुछ दे देने के बाद भी एक ग्रेटिट्यूड की निगाहों से भी नहीं देखते थे और बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। फ्री में काम करवाना, रोड बनाना है तो उसमें काम करवाना, घर में झाड़ू पोछा लगवाना, घर का सारा काम करवाना, तो फ्री में लोगों को करना पड़ता था। यानी हमारे यहाँ जैसे शूद्रों की हालत थी पहले, वैसे उन लोग की हालत थी थर्ड स्टेट की वहाँ पर यूरोप में, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं शूद्रों की हालत हमारे यहाँ कैसी थी, ठीक है। तो फ्रांस की सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वह मतलब कंस्ट्रक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूट है, जो मतलब कि उसका जो तरीका मतलब डिवाइडेड है जिस तरह से, वो मैंने आपको बता दिया।
और कौन लोग टैक्स देते थे, कौन लोग नहीं देते थे, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए अब उसी का सब टॉपिक है 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, इस टॉपिक का ही सब टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो हुआ क्या था इसके दौरान कि 1715 में जो पॉपुलेशन था वो 30 मिलियन था, 30 मिलियन। ठीक है, जो कि पॉपुलेशन 1789 में बढ़ करके 28 मिलियन हो गया। तो पॉपुलेशन जब इतना बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाना का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, खाने का डिमांड बढ़ेगा और उस पेस से लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी जिस तरह से खाना का डिमांड बढ़ रहा था। जिस तरह से खाना का डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तनख्वाह ज़्यादा है, सॉरी खाना का डिमांड ज़्यादा है और लोगों के पास तनख्वाह कम है, लोग खाना खरीद नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1786, 87 और 89 3 साल हार्श विंटर हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, क्रॉप फेलियर हो गया, अकाल पड़ गया। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, ड्राउट पड़ गया, अकाल पड़ गया, जिसके कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो हर चीज़ का जो कृषि उत्पाद पहले उसी पर लोग डिपेंड थे, तो सबका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इतना ज़्यादा दाम बढ़ गया और लोग जो काम कर रहे थे फैक्ट्री में, कंपनी में, इंडस्ट्री में और अलग अलग प्रोफेशंस में काम कर रहे थे, उनका तनख्वाह कम गया था, यानी कि स्टेगनेट था, रुका हुआ था, बढ़ नहीं रहा था। जो दाम बढ़ गया चीज़ों का लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ रहा था। इसीलिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता की चीज़ भी खरीद नहीं पा रहे थे, तो लोग भूखे मरने लगे। जो और गरीब लोग थे, ज़्यादा गरीब लोग थे, वो भूखे मरने लगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस, द कंडीशन व्हेन द पीपल आर स्ट्रगलिंग टू फीड देमसेल्व्स, the condition when the people are struggling to feed themselves and they are dying by starvation in the absence of food grains and other essential item, is this condition is known as subsistence crisis. ओके, चलिए अगला टॉपिक है 1.3 अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकाल पड़ा, फूड प्राइसेस हाई हुआ तो किसानों ने विद्रोह नहीं किया होगा। बहुत बार विद्रोह किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो सब लड़ाई सक्सेसफुल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास एकजुटता नहीं था, यूनिटी नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई लीड करने वाला नहीं था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कोई ना कोई आएगा। बुराई कब तक चलेगा? बुराई के पीछे अच्छाई की जीत तो होगी ही होगी। तो फिर क्या हुआ, जब एजुकेशन आने लगा, फ्रांस में स्कूल कॉलेज खुले तो बहुत सारे लोग पढ़ने, जो अमीर लोग थे वो पढ़ने लिखने लगे, पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बहुत सारे लोगों ने व्यापार किया, ओवरसीज ट्रेड किया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, उससे पैसे वाले हो गए। और पैसे वाले हो करके इन लोग क्वेश्चन करने लगे, इन लोग ग्रुप बना लिए और ये उभरते ग्रुप का नाम दिया गया न्यू मिडिल क्लास ग्रुप। और यही ग्रुप क्या करता है, क्रांति करता है। यही ग्रुप क्वेश्चन करने लगा कि किसी को भी अधिकार मिलना चाहिए तो जन्म से किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, प्रिविलेज मिलना चाहिए तो मेरिट के आधार पर प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो इन लोगों का विरोध दिन पर दिन बढ़ते चला गया और इसी आग में घी का काम किया फिलोसफर्स लोगों ने। तो फिलोसफर लोगों ने फिर अपना आइडिया देना चालू किया। वो लंदन के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के बहुत सारे फिलोसफर थे। ठीक है, इटली के। तो इन लोगों ने, जैसे कि जॉन लॉक हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, रूसो हैं, ठीक है, मिराबिउ है, एफबीसीआई है, ये सब फिलोसफर्स है, नोबल और क्लर्की क्लास के कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे रूसो है तो बोलते हैं कि सरकार और लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक लिखते हैं कि सरकार जो होना चाहिए वो जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और सरकार रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, और फिर जॉन लॉक ने बोला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए और सरकार के पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड कर देना चाहिए और डेमोक्रेसी होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ लोगों के बीच में पहुंचाना था। तो पहुंचाते कैसे? बहुत सारे लोग अनपढ़ लोग थे तो कैसे पहुंचाते? तो पैम्पलेट छपता था
पैम्पलेट है, न्यूज़पेपर है, तो उस सब को सैलून्स में, कॉफ़ी हाउस में लोगों को इकट्ठा किया जाता था और पढ़ा लिखा लोग जो था उसको बोल बोल के पढ़ता था और उन लोग को मोटिवेट किया जाता था और समझाया जाता था कि आप किस मतलब एक्सप्लॉयटेशन में फंसे हुए हो, अपने इंडिविजुअल राइट के लिए अब लड़ो, और नहीं लड़ोगे तो राजा क्या करेगा, तुम्हारा खून चूस लेगा और खून चूस के तुम्हें भूख से मरने को छोड़ देगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो बहुत बड़े महल वर्साइल के पैलेस में रहता है। तो ये सब चीज़ फिलोसफर्स ने बोल बोल करके लोगों को सुनाई, ठीक है। और लोगों के बीच में ये भी चीज़ बात पता चल गई थी कि राजा टैक्स बढ़ाने वाला है, इसलिए जनता क्रोध में थी और जनता बिल्कुल आंदोलन करने के तैयार में थी। अब जो अगला पार्ट होगा उसमें आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, आखिर रेवोल्यूशन फूट जाएगा। अभी तक जो है एक बेस बन रहा है रेवोल्यूशन का, एक ज़मीन पर तैयार हो रहा है। फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, टैक्स कैसा था, सब्सिस्टेंस कैसा आया, लोगों के पास दिक्कतें आने लगी, तब जाके फिलोसफर्स आए, उन लोगों ने समझाया, न्यू मिडिल क्लास आया, तब जाके क्या होगा, ये सब इकट्ठा हो करके क्या करेगा, क्रांति करेगा। तो अगले पार्ट में हम लोग क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्या कीजिएगा कि जो फिलोसफर है जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इन लोगों ने कौन कौन सी किताब लिखी है, ठीक है, और उसमें क्या लिखा है वो आप लोग एक जगह पर लिख लीजिएगा। बाकी हम 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही भरभली बता देते हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम में कोई चैनल बनाएं, वहाँ पे ग्रुप बने, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कराते जाऊँ और कराते कराते आप उस क्वेश्चन को बस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो आपका एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी आ जाएगा, आप बिल्कुल उसको एकदम हंसते हंसते बनाइएगा। क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है कि जब हम पढ़ाए हैं हिस्ट्री, 90 से कम किसी बच्चा का नहीं आया है। शायद मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन वादा करता हूँ कि मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आप लोगों ने मतलब मेरे दिए हुए क्वेश्चन को किया और मेरा लेक्चर पूरा देखा, तो ज़रूर आपके अच्छे नंबर आएंगे, 90 से ऊपर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द इवेंट दैट हैपेंड ऑन 14 जुलाई 1789 इन फ्रांस सिटी ऑफ पेरिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो वाई डिड दे डेमोलिश द फोर्ट ऑफ बास्टाइल, क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 3, हाउ इज द सोसाइटी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, हाउ मच दे आर इन परसेंटेज, ठीक है। व्हाट आर द राइट्स गिवन टू द फर्स्ट और सेकेंड क्लासेस, स्पेशल प्रिविलेज आर गिवन, वाई, who are the taxpayer of the France, why did the king wanted to increase tax, why was the treasury of France empty, who was Louis XVI, what is subsistence crisis, ठीक है। who are the philosopher who contributed to enlighten the people by his philosophy, name all the philosophers and their ideas, how did they reach out to the people to express their ideas, where saloons and कॉफ़ी हाउस में बताया। तो इतना सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर हम अगला पार्ट में कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग अगला पार्ट पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बार आप लोग एनसीईआरटी का बुक रीडिंग कर लीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट, it is very important for me, your feedback is my way to success, so please comment in the description, like, share and subscribe if you like my video. Thank you so much. We will meet in next video. Thank you.